विदेश में पन्नू को या गन्नू को मारने के केस में अमित शाह या मोदी का नाम आया तो आपको लग रहा है छवि खराब हो रही है, लेकिन जो उनके ₹1.25 वाले ट्विटर हैं वो तो बाजी, वो तो बहुत खुश हैं और इस चीज को अच्छी तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि हम लोग देखो घर में घुस के मारते हैं। दर्शकों को बताइए कि क्या वहां का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भारत की न्यायपालिका की तरह ही फ्लंक्ड है कि वहां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कोई मतलब नहीं, उसकी हालत भी बिल्कुल हमारी ही तरह है, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ट्रेड रिलेशन बेहतर करने के लिए, सिर्फ नौकरियां तैयार करने के लिए क्या वो एक करप्ट आदमी को छोड़ देंगे इतनी आसानी से? दूसरी बात, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट है, ये काफी हार्श है। दिल्ली से सटे मोदी नगर की, मोदी नगर में एक मंदिर के का बड़ा सा प्रेमिसिस है। मुस्लिम परिवार की बच्ची की शादी होनी थी और उसके घर में जगह नहीं थी। उन्होंने बात की, वहां के ओपन स्पेस में बहुत सारी शादियां होनी थी, उसकी रसीद होती उन्होंने कटवाई और बच्ची का निकाह चल रहा था। उन्होंने एक अंडरटेकिंग लिया कि आप इस शादी में नॉन वेज नहीं बनाएंगे क्योंकि मंदिर परिसर है। उन्होंने अंडरटेकिंग दिया और बन भी नहीं रहा। निकाह चल शुरू होने वाला था तब बजरंग दल टाइप के, हिंदू रक्षा दल के टाइप के लोग गए वहां पे, उन्होंने उधम काटा, निकाह नहीं होने दिया, बाराती बगैर खाना खाए चले गए। पुलिस ने जिस व्यक्ति ने रसीद काट के उनको परमिशन दी थी, जिस व्यक्ति ने टेंट लगाया था और जिस परिवार ने शादी की थी, उन सबको धार्मिक भावनाएं भड़का कर माहौल खराब करने के आरोप में बुक कर दिया। कल को अगर किसी दरोगा की आपके ऊपर निगाह खराब हो जाए किसी भी वजह से, कल को वो आपके घर में बीफ का एक टुकड़ा फेंक दे या ना भी फेंके, कोई मीट का टुकड़ा फेंक करके बोले कि आपके घर में बीफ पाया गया, बीफ का कारोबार करते हैं, तो आप जब तक सफाई देंगे तब तक तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये पुलिस स्टेट बन चुका है और ये बिल्कुल एकदम जिसको साफ शब्दों में गुंडाई और लुच्चाई है। मैं वहां पर वो विद्यार्थी परिषद का नेता हुआ करता था। ये वो प्रमोद सिंह है जो एक मंदिर पे कब्जे को लेकर सरेआम गोली चलाते हुए वीडियो में देखे गए थे और स्टेट गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो प्रमोद सिंह ये बात कह रहे हैं कि जो कुकीज हैं वो सभी आउटसाइडर हैं, वो बर्मा से आए हुए हैं और हम सब लोग ही लोकल हैं। तो देश का जो विपक्ष का नेता है उसके अंदर इतनी संवेदना है, वो इन इलाकों में जा रहा है जहां हिंसा से लोग मारे गए हैं, सारे घर जला दिए गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और 60,000 लोग कैंप में। जिरीबाम वो इलाका है जहां पर बावजूद इस 18 महीने की हिंसा के फिर भी मैतेई और कुकीज आसपास रह रहे थे। जहां पर हिंसा नहीं हुई थी अब वहां पर भी शुरू हो गई, संबित पात्रा जी के कदम पड़ते ही वहां पर। मोदी जी आए थे और मुख्यमंत्री काल से ही बुलेट ट्रेन चिल्ला रहे थे, लेकिन जब वो सत्ता में आए केंद्र में तो 2015 में कैबिनेट से पास हो गया। हर बार लगता रहा कि अब बुलेट ट्रेन आ रही है, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, मुंबई से अहमदाबाद वाली, लेकिन 10 साल गुजर गए लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है। अब ये खबर है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये समझ गए ये सरकार की बुलेट ट्रेन ये जापान के साथ कोलैबोरेशन में नहीं बन पाएगी, तो अब वो नए ग्लोबल टेंडर डाल रही है। क्यों जापान नहीं फंड कर रहा है इसको, या जापान क्यों आनाकानी दिखा रहा है? इसका असली कारण ये है कि जापानी लोग जो है बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी कंपनियों में रूल्स रेगुलेशंस वायलेट नहीं करते हैं। हुआ यह है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर के बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, कहीं पे मुआवजा मिला है, कहीं पे नहीं मिला है, कहीं पे ट्रैक बिछा है, कहीं पे नहीं बिछा है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी और विश्व दीपक नेशनल हेराल्ड से। स्वागत है आप दोनों का सर। विश्व दीपक, खबर की शुरुआत गौतम अडानी से की जाए। आज हर जगह वो छाए हुए हैं। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उन पर आरोप यह है कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए लगभग $250 मिलियन की घूस दी है और अब उनको जो है फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट, जो वहां का एंटी ब्राइबरी लॉ है, उसके तहत उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। और ये भी कह रहा है, वहां का प्रोसिक्यूशन है वो ये भी कह रहा है कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं, इन्होंने धोखे से इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया और बैंकों को बेवकूफ बनाया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लेकर के बैठे हुए। मुझे लगता है इसी वजह से ट्रंप की गवर्नमेंट बनी है, तो उन्होंने सबसे पहले आके कहा कि वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड ही एम्फेसाइज्ड कि वो 25,000 नौकरियां भी देंगे। देखिए, ये जो आज की जो खबर है ये ट्रंप वाली अडानी की, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप ये देखिए कि ये इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि जो मोदी का इनर सर्कल है, मोदी का जो इनर सर्कल है वो
ये उसके इंडाक्टमेंट के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, आप देखिए कि पहले क्या हुआ, डोभाल के खिलाफ चार्जेस सामने आए निचर वाली किलिंग में। फिर अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी ऐसी बातें सामने आई, चार्जेस सामने, उनका नाम लिया गया। मेरे ख्याल से शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि विदेश किसी ऐसे किलिंग के मामले में किसी होम मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट को सीधे सीधे कहा गया, सीधे सीधे उंगली उठाई गई उसके ऊपर। और ये भी कहा गया, यहाँ तक भी कहा गया कि आज भी कहीं मैं देख रहा था खबर थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर को भी इस किलिंग के बारे में मालूम था। तो सवाल ये नहीं है कि एजेंसीज करती हैं या नहीं करती, सवाल ये है कि आप एक्सपोज होते हैं या नहीं, या अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं। स्टेट क्राफ्ट में ये बहुत जरूरी चीज होती है। आज अडानी का नाम आ गया, और अडानी जो है मोदी के सबसे बड़े फंडर हैं, या जो मोदी फिनोमिनन जिसको हम कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, जो 2002 के बाद खासतौर से उभर के सामने आया, उसके प्रमुख बैकर्स में से एक है वो। उसके बिल्कुल आप ये समझिए कि मोदी नाम का जो मोदी मैजिक है, वो जिन चार पायों में से एक खड़ा था, उसमें से एक सबसे अहम पाया था गौतम अडानी का। तो गौतम अडानी के खिलाफ जो ये अमेरिका की कोर्ट में, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ये इंडक्टमेंट हुआ है और जो वारंट इशू हुआ है, ये काफी बड़ी घटना है इस मामले में। कि आप देखिए इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। आप देखिए कि उनके शेयर्स गिरने शुरू हो गए हैं, और अमेरिका के और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बीच में बहुत इस तरह के बहुत ट्रिकीज हैं, व्यापार के मसले में, करप्शन को लेकर के मसले में, और इस तरह के मसले में इन्वेस्टर्स को ना बताने या ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बहुत सारे ऐसे कानून हैं वहां पे उन देशों में जो विकसित देश हैं, जिसके वजह से ये कटघरे में खड़े होते हैं। और सिर्फ अडानी ही नहीं, अगर अडानी कटघरे में खड़े हैं तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं वो सवाल मोदी के ऊपर भी है, और यहाँ की जो सेबी है उसके ऊपर भी है, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, यहाँ के जो रेगुलेटर्स बॉडीज हैं, ये सवाल, ये इंडिक्टमेंट उनके ऊपर भी है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप बताना चाहूँ या देखना चाहिए हम लोगों को, वो यही है कि ये जो मोदी का जो फिनोमिनन है, और ये जो मोदी का जो इनर सर्किल है, जिसमें से कि ये अडानी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल साहब हैं, इन सब के इंडिक्टमेंट एक के बाद हो रहा है। ये इंटरनेशनल जो एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है पटल पर, भारत के लिए ये बहुत पॉजिटिव बात नहीं है ये। इसके रिपरकशंस क्या होंगे, अडानी को पकड़ा जाएगा या नहीं, वो जेल जाएंगे या नहीं, वारंट कब, ये एक अलग मसला है, क्योंकि वहां पे भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और वो जो है उस पर अपील कर सकते हैं। फिर वहां पे सरकार भी बदलने वाली है, तो ट्रम्प साहब आएंगे, वो कैसे इसको लेकर के कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। तो ये फिलहाल तो वो सेफ लग रहे हैं, लेकिन हाँ, एज फार एज परसेप्शन या इमेज बिल्डिंग इज कंसर्न, तो ये उसके लिहाज से ये बहुत ही मतलब नेगेटिव बात है भारत के लिए। और मोदी का जो इनर सर्किल है, इनर सर्किल, वो कटघरे में आया है। इससे एक एक ठप्पा उस पे और लगा, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, इसको हम ये क्यों समझे कि इसमें भारत की छवि को नुकसान हो रहा है? इसमें एक उद्योगपति की छवि है, उसको भारत से जोड़ के हम क्यों देखें? दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर अगर उसमें पाए जाते हैं, बीच में अगर उनका कुछ शामिल होना लगता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की छवि पर जाए, नरेंद्र मोदी की छवि पर जाना चाहिए, लेकिन अब वो जाता कहाँ है नहीं बता सकते। दूसरी बात यह है कि इससे यह भी पता चलता है कि विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा था जेपीसी की, वो मांग, इसका मतलब लेजिटिमेट मांग है, और अब उस जेपीसी की मांग को लोकसभा अध्यक्ष को मान लेना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि भारत की छवि खराब हुई या कुछ हुआ? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि गौतम अडानी की आप पर्सनल छवि खराब हुई है, नहीं, उनके मैं पर्सनल गौतम शेयर। अडानी की भी हुई, एक सेकंड, जी। गौतम अडानी की हुई, मोदी की हुई, भारत की हुई, आपको लग रहा है ना, हम्म। जो जो पक्ष है उसको तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए, हर आदमी की एक वैल्यू होती है, किसी की क्रिएटिव वैल्यू होती है, किसी की एकेडमिक वैल्यू होती है, किसी की साइंटिफिक वैल्यू होती है। लेकिन आपने देखा होगा, आपके जो गली मोहल्ले के गुंडे हैं उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू होती है। बहुत। यदि वो शहर पे यानी सड़क पे गाली बकते हुए जा रहे हैं, तो वो उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, वो उनका जो आतंक है उसको स्थापित करता है। विदेश में पन्नू को या गन्नू को मारने के केस में
अमित शाह या मोदी का नाम आया तो आपको लग रहा है छवि खराब हो रही है, लेकिन जो उनके ₹1.25 वाले ट्विटर हैं वो तो बाजी, वो तो बहुत खुश हैं और इस चीज को अच्छी तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि हम लोग देखो घर में घुस के मारते हैं। अब आप खुद बता दीजिए कि घर में घुस के मारने की छवि से खुश हो गए वोट देने वाले ज्यादा हैं कि हमारी इमेज खराब हो गई इसको देख के वोट देने वाले। ये एक पहला वाकया नहीं है कि विदेश में किसी ठेके को लेकर, रिश्वत को लेकर बात चल रही है। एक 1.5 साल पहले एक ऐसा मसला हिमंता के लिए भी आया था और मैं वो एग्जैक्ट स्टोरी भूल रहा हूँ। किसी यूरोपियन कंट्री में ही एक ठेका देने के लिए जो वहां का जल वाटर सप्लाई से कंसर्न ठेका था, उसको देने के लिए सीधे रिश्वत देने की बात एक विदेशी कोर्ट में, शायद डच कोर्ट की, उसमें पूरी सामने आई थी। पर पंकज हमारे जी, अरेस्ट अखबार या वारंट तो आया कभी आज तक? मैं पूछ रहा था कि अरेस्ट आप वारंट अरेस्ट वारंट, किस अरेस्ट वारंट की आप बात कर रहे हैं? ये अरेस्ट कितने लोगों का अरेस्ट वारंट है? हमारे यहाँ से दाऊद इब्राहिम का अरेस्ट वारंट कितने दिनों से है? तो आप दाऊद इब्राहिम को गौतम क्या अडानी फर्क? से तुलना कर? नहीं नहीं, आप नहीं देखिए, आप, मैं किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक कथित मुजरिम या क्रिमिनल की तुलना कर रहा हूं। हमने कितनों के वारंट इश्यू किए हुए हमारे देश में ही। जब कश्मीर का या कोई मुसलमान एक मुजरिम होता है जिसको फांसी देने वाली होती है और उसके लिए मानवाधिकार संगठन लोग सुप्रीम कोर्ट में रात में ताला खुलवा के बात करते और फांसी चढ़ जाती है, तो सबको लोग गाली बकते हैं, देखो ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं। लेकिन उधर जो है दो सिख आतंकवादी हैं जिनको सजाए मौत हुई है। एक अमृतसर के अस्पताल में मौज कर रहा है और एक जेल में मौज कर रहा है, भुल्लर और राजवान। यही जो भुल्लर कहाँ है मनिंदर सिंह आजकल? जी अस्पताल में, अमृतसर नहीं, के क्योंकि मेरे दिलशाद मानसिक, गार्डन के पास जो वो विम्हांस है, शायद विम्हांस जो मेंटल मानसिक हॉस्पिटल है। मानसिक अमृतसर, उसको उसको बहुत दिनों पहले केजरीवाल ने अमृतसर शिफ्ट कर दिया था, 2 साल पहले, अमृतसर अच्छा, के तो मेंटल मैं हॉस्पिटल में। मैं एक बार भुल्लर से मिला था 2 बार स्टोरी के सिलसिले में। यस, वो हाँ मानसिक अस्पताल में वो मानसिक रोगी बन करके हाँ। वो भर्ती रहता अब था उसको वो। अमृतसर, उसको 3 साल पहले ये केजरीवाल ने शिफ्ट करवा दिया था कि भाई अच्छा, ये इसको नहीं वहां मालूम था रहना मुझे। चाहिए। ये हाँ, तो ये अब मुझे आप नहीं मालूम बताइए था। कि यदि हम इन पे बात करते हैं तो हम देशद्रोही नहीं होते हैं? और मनिंदर सिंह जी बीटता जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसकी जान बची थी इस भुल्लर के बम कांड में, वो इस पे चुप रहता है, बाकी जगह वो भोंकता है, लिटरली वो बोलता नहीं है। तो हमारे यहाँ हम जो भी काम करते हैं, नरेंद्र मोदी और उसके गिरोह का जो तरीका है, वो अपने जो टारगेट वोटर हैं केवल उनको एड्रेस करके, और वो वोट में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं उसके तक सीमित है। क्या छवि है, क्या है, हु केयर्स अबाउट इट? आपकी बात सही है आप पंकज जी, पर बताइए, आप बताइए वो कोई वो कितनी शर्मनाक घटना थी कि बिल्किस बानो के हत्यारों को आपने जेल से रिहा कर दिया था बाद में सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इसके अंदर ये सब, आप साबरमती में केंद्रीय मंत्री बैठ के फिल्म देख रहे हो, बोल रहे हैं भाई देखो उजागर हो गया, यानी कोर्ट कचहरी, सीबीआई, आईएसआई, सब कुछ बेमानी थे। एक झंडू माम फिल्म निर्माता जो है वो सच को उजागर कर देता है। ये घटना मैं बिल्किस शायद बानो इसलिए के बोल जो रहा हूँ, रेपिस्ट थे, गुनहगार थे, उनको सिर्फ रिहा नहीं किया, उनका माल्यार्पण किया गया था। ये भी हाँ, है ना? तो मूल चीज है कि हम वो जिसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, जो उनका लंपट गिरोह है। आप याद करें, मैंने पिछले प्रोग्राम में एक खबर की चर्चा की थी कि किस तरीके से देश में वितरित होने वाले अन्न का 28% और सबसे ज्यादा हम्म, 33% उत्तर प्रदेश में बेनिफिशियरीज तक पहुंच ही नहीं रहा है। उस खबर पे कोई तबसरा, बहस, कोई खबर नहीं का उठाया। उल्लेख आपने कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं देखा देखा किसी क्या? अखबार में। तो हम उस युग में जी रहे हैं कि हम खबरों को मैनिपुलेट करते हैं और हमारी खबरों का केवल एकमात्र उद्देश्य होता है
कि हम अपने वोट बैंक को बता सकें हम गुंडे हैं, हम बुलीज हैं। आप बताइए ना कि कल महिला वोटरों के ऊपर एक पिस्तौल लिए दरोगा खड़ा हुआ है और उस ट्विटर पे पीछे से लाइन से गिरोह के लोग चिल्ला रहे हैं तो मियाँ हैं और पत्थरबाजी कर रहे थे। और आप उस पे देख लीजिए अधिकांश जो राष्ट्रवादी जिनको मोदी और योगी फॉलो करते हैं ट्विटर पे, वो सब लोग लिख रहे थे कि बहुत अच्छा कर रही है पुलिस। हम उस गौतम अडानी के अमेरिका में आप देख लीजिए सब खत्म हो जाएगा। देखिए अमेरिका के लिए भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत से वो किसी भी स्तर पर कोई व्यापारिक रिश्ते खराब नहीं करेगा क्योंकि इंडिया से उसको सबसे बड़ा धंधा मिल रहा है और इंडिया से सबसे बड़े उसको डॉक्टर और कंप्यूटर इंजीनियर मिल रहे हैं। तो ये जितनी चीजें हैं ना, अडानी का वारंट, ये सब लोकल लेवल पर चलते रहते हैं। इनका आप देख लीजिएगा कल ये खत्म हो जाएगा। आज सब लोग बहुत खुश है, सुबह से अडानी के पूरे शेयर मार्केट डाउन हो गए। अडानी के शेयर मार्केट डाउन होने का सबसे एक बड़ा कारण ये भी है, उसका अमेरिका से कम वास्ता है। क्योंकि जो कल महाराष्ट्र में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में चुनाव में भले ही एग्जिट पोल कुछ दिखाए, लेकिन कुछ एग्जिट पोल और ग्राउंड के लोग कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी नहीं होनी, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। और चूंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने में गौतम अडानी सीधा उस मीटिंग में शामिल था, वो जो एक भय है, वो जो गुजराती इन्वेस्टर हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि बंबई के शेयर मार्केट तो गुजरातियों का डोमिनेटिंग है, उस कारण ये शेयर गिरे हैं। आप ये सब हम सब लोग भ्रम में रहते हैं, हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, नहीं लेकिन नहीं, हम ठीक है पंकज जी। जो जो हमारा आम वोटर है जो सरकार बदलता है, हम्म। वो बहुत सड़क की बातों पे ही प्रभावित होता है। मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूं कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्वदीपक। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या वहां मतलब आप लोगों को बताइए, आप दर्शकों को बताइए कि क्या वहां का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भारत की न्यायपालिका की तरह ही फ्लंक्ड है। आप बस इतना बताइए कि वहां मुझे एक डिपार्टमेंट ऑफ तरीके जस्टिस का कोई मतलब नहीं, उसकी हालत भी बिल्कुल समान हमारी ही तरह है, वहां पर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं। होगा। और वो जो देखिए सिर्फ ऐसा, ट्रेड रिलेशन, एक मिनट, सिर्फ ट्रेड रिलेशन बेहतर करने के लिए, सिर्फ नौकरियां तैयार करने के लिए, क्या वो एक करप्ट आदमी को छोड़ देंगे इतनी आसानी से? दूसरी बात, मैंने ऐसा पढ़ा है कि ये जो फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट है, ये काफी हार्श है, ये काफी जटिल है काफी और काफी जटिल है, कठोर काफी भी। कड़ी सजाएं हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या वो इतना आसानी से हो जाएगा? दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहता हूं, जैसे पंकज जी ने बताया, मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि कितने भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ अमेरिका में आज तक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और उसके बाद वो बच गए, तब फिर आप कंपैरिजन कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे कंपैरिजन होगा? देखिए देखिए पंकज जी जो कह रहे थे उसको, जैसे कि ठीक है भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन जो रूसी उद्योगपति हैं जिन देशों को अमेरिका बैन करता है, उनके उनके जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ वो बहुत सारे करता हैं। रहता है। इवन वो ईरान ईरान के जो बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ भी उसने किया हुआ है। मैं जानता हूँ, एक दो का नाम मुझे अभी भूला है। तो देखिए बात ये नहीं है, बात ही उसका ये वो क्या इवेंचुअली क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि अमेरिका ने ऐसा अडानी के खिलाफ वारंट इशू किया जिससे ये बात पुनः स्थापित होती है कि जो मोदी जी का जो इनर सर्किल है, जो उनके काम करने के तौर तरीके हैं, जो कार्य पद्धति है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो सवालों के घेरे में है। और उसकी वजह से एक बार ये फिर दुनिया के पटल पे स्थापित हुआ कि भारत में जो काम कर, भाई आप देखिए कि इस खबर को लेकर के ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर जो है, मीडिया चढ़ी हुई है। क्यों चढ़ी हुई है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइंस की जो खदानें हैं उसको अडानी ने किस तरह से अधिग्रहण किया उनका, ये वहां विवाद का विषय है। ये काफी बात किनारे बिल्कुल लंबा विवाद वहां पे चला है अडानी के खिलाफ। वहां पे कोल माइनर्स जो है, वहां के लोग, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, मेंबर्स, जर्नलिस्ट ने लंबा प्रोटेस्ट किया, लंबी लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई अभी भी चल रही है। मेरे ख्याल से क्वींसलैंड में है शायद वो कहीं पे। हाँ, क्वींसलैंड में है और वो बिल्कुल ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी जो खदान है और बिल्कुल जो बिल्कुल। तो इसके इंटरनेशनल, इस खबर के इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी हैं और इस वजह से खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो इससे उसने क्या किया, मुद्दा क्या है कि आपने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से पैसा लिया और उसको घूस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया भारत में। तो प्राइमा फेसी तो कोई मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि भाई घूस हर कॉर्पोरेशन, हर बड़ा बिजनेसमैन घूस देता है, सरकार को खिलाता है, पिलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपने हमारे इन्वेस्टर से पैसा लेकर के अपने यहाँ उसको घूस के रूप में दिया और आप पकड़े गए। जो वहां पे एविडेंस की बात सामने आ रही है वो यही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इसके पहले अमित शाह को इंडिक्टमेंट हो चुके हैं, उनके खिलाफ बातें हो चुकी हैं, डोभाल के खिलाफ हो चुके हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है इन चीजों को जोड़ करके, कड़ी को देख देख करके, कि जो जैसा पंकज जी कह रहे थे कि बात सही है कि भारत तो एक बड़ा बड़ा उनके लिए जो है बड़ा बाजार है, और वो कभी भी भारत से व्यापारिक रिश्ते खराब नहीं करेंगे। हो सकता है एक प्रेशर टैक्टिस भी हो सकता है कि वो मोदी को दबाने के लिए भी एक टैक्टिस की तरह इसको इस्तेमाल करे कि भाई आपका एक मोहरा हमारे कब्जे में है और इसके खिलाफ ये मसला है, अब आप कहीं पे ढीला छोड़िए हमें। ये भी हो सकता है, कहीं गिव एंड टेक का मसला हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर हाँ, ये बात भी सही है कि वो उसको पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, सजा होगी, ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता रहता है। और क्या पता ट्रम्प सरकार आए और उसको खारिज ही कर दे, मुकदमा ही खारिज कर दे, तो जस्टिस डिपार्टमेंट को ही बंद करने की बात कर रहा है, क्या पता। तो बंद जिसको कर डीप रहा स्टेट कहता है ट्रम्प, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, अमेरिकन डीप स्टेट, हो सकता है कि, और ये लगता भी है, आप उनके डॉट्स को जोड़े हैं तो लगता है, तो वो क्या पता वो सारा मैटर ही क्लोज हो जाए फिर तो एक ही बार में, अडानी साहब जाकर के वहां पे कोई पुरस्कार ले लें। हो सकता है। हमें ये अब ये अमेरिकी जनता को देखना है, अमेरिकी सरकार को देखना। हमारे पास खबर थी तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। पंकज जी, अगली खबर है जो दैनिक भास्कर में एक दिन पहले छपी थी, आपने भी कहीं देखी ही होगी, कि कानपुर में एक आशीष अविनाश नाम के व्यक्ति थे, वो जो है अपने घर के पास भंडारा करवा रहे थे। तभी वहां पर बीजेपी के जिला मुख्यमंत्री प्रबोध मिश्रा पहुंच जाते हैं, और इसके बाद वो देखते हैं कि कोई मुसलमान खाना बना रहा है, या उनको किसी ने खबर दी थी तो कहते हैं कि तुम मुसलमानों से खाना बनवा रहे हो। अब इसके बाद मारना पीटना, 40-50 लोगों को साथ लेके पहुंचते हैं, मारना पीटना शुरू करते हैं। उनकी पत्नी के साथ पिटाई होती है जो भंडारा करा रहे थे, और इसके बाद कहते हैं कि घर में आग लगा दो, जितने लोग हैं सबको मार दो। इस किस्म की बात करते हैं। तो मुझे वो नेहरू का वो याद आ जाता है जिसमें नेहरू कहते थे कि जो इंडियन कम्युनलिज्म है वो असल में हिटलर का फासिज्म है। भाई, हिटलर का फासिज्म यही तो था। जो आपको नहीं ठीक समझ में आ रहा वो तो आग लगा दो, मार दो, गैस चैम्बर में डाल दो, यही ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटे की 2 घटनाओं का और जिक्र करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की। एक घटना है दिल्ली से सटे मोदी नगर की। मोदी नगर में एक मंदिर के का बड़ा सा प्रेमिसिस है। तो एक मुस्लिम परिवार की बच्ची की शादी होनी थी और उसके घर में जगह नहीं थी। उन्होंने बात की, वहां के ओपन स्पेस में बहुत सारी शादियां होती हैं। तो इन्होंने बात की, 4100 रुपए उसकी रसीद होती है, उन्होंने कटवाई, और बच्ची का निकाह चल रहा था। उन्होंने एक अंडरटेकिंग लिया कि आप इस शादी में नॉन वेज नहीं बनाएंगे क्योंकि मंदिर परिसर है। उन्होंने अंडरटेकिंग दिया और बन भी नहीं रहा था। जब निकाह चल शुरू होने वाला था तब बजरंग दल टाइप के, हिंदू रक्षा दल के टाइप के लोग गए वहां पे। उन्होंने उधम काटा, निकाह नहीं होने दिया, और फिर निकाह लड़की के घर जाके हुआ। अधिकांश बाराती बगैर खाना खाए चले गए। और उसके बाद पुलिस ने, जिस व्यक्ति ने रसीद काट के उनको परमिशन दी थी, जिस व्यक्ति ने टेंट लगाया था और जिस परिवार ने शादी की थी, उन सबको धार्मिक भावनाएं भड़का कर माहौल खराब करने के आरोप में बुक कर दिया। एक घटना। दूसरी घटना परसों की है, रामपुर की है। रामपुर में एक परिवार में शादी से पहले, वो यहाँ के मुसलमानों में आमतौर पर हिंदुओं से लेके रीति रिवाज है, उनके यहाँ भी भात आता है। तो भात आया था, भात चढ़ रहा था, और भात चढ़ने का खाना चल रहा था। इतने में वहां पुलिस वाले पहुंचते हैं, पूरे घर के लोगों को, मैं औरतों को पीटते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं। और ऐसा उन्होंने लिखित रिपोर्ट में दिया है कि जो भात के 3 लाख रुपए और सामान था वो भी पुलिस वाले लूट के ले गए। और वो बोले कि हमें खबर मिली कि तुम गाय का मांस सर्व कर रहे हो, वो हम चेक करने आए थे। और उसमें भी वो शादी डिस्टर्ब हुई, भात नहीं हो पाया, और औरतें वहां बेहोश हो गई। बाद में जब इस पे हंगामा हुआ तो वहां के जो एसएचओ हैं उन्होंने एक लिखित बयान दिया कि वहां पर हम एक संदिग्ध अपराधी को तलाशने गए थे, और जब तलाशने गए तो उस परिवार वालों ने हमला कर दिया, इसलिए हमने बल प्रयोग किया। तो इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में, मैं आपको फिर पलट के कह रहा हूं कि जिस चीज के लिए योगी सरकार, हम जूते खा लेंगे, हम बगैर बिजली के रहेंगे, हम कच्ची सड़क पे चल लेंगे, हम रिश्वत दे लेंगे, लेकिन चूड़ी टाइट रहनी चाहिए, उस पे वोट मिल रहा है ना।
तो ये चूड़ी टाइट करने के ही तरीके हैं। और कल के चुनाव के आपने कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति देख ली। मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके में लोगों को वोट ना डालने देने के लिए पुलिस और वहां के गुंडों ने हर तरीके का बल प्रयोग किया। कल एक विजुअल में देख रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे कि न्यूज़ 24 का दिल्ली से गए कॉरेस्पॉन्डेंट को वहां जो ये नारंगी बटाने के लोग लिटरली धक्का देके बाहर कर रहे हैं, और सामने से डीएम की गाड़ी आ रही है, वो डीएम को रोक रहा है तो डीएम रुकते नहीं। उसके बाद दरोगा जी आते हैं, वो भी न्यूज़ 24 के कॉरेस्पॉन्डेंट, वो धक्का देके वहां से भगा देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम कौन हो? बोले हम कोई भी हो, तुम गांव का माहौल खराब कर रहे हो। तुम चूंकि वो मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहे थे, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट कैमरे की आड़ में इन लोगों को वोट डालने ले जा रहा था। तो उन्होंने बोला तुम मुसलमानों को वोट डलवा रहे हो, ये तुम माहौल खराब कर रहे हो। और दरोगा भी कह रहा है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको जो यहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हो उसमें बुक कर देंगे। तो ये यूपी में वो छोटी सी घटना है। आपको लगता है कि कोई बड़ी घटना हुई है ये? मैं पिछले 24 घंटे की आपको ये कुछ घटनाएं सुना रहा हूँ। हर जिले में, हर जगह यही माहौल है। पंकज वोट जी, भी उसके 50 लिए लोग दिया था किसी हमने। घर के बाहर, मैं कह रहा हूँ 50 लोग किसी के घर के बाहर खड़े होंगे और इसके बाद वो आह्वान करेंगे घर में आग लगा दो और जो घर के अंदर है उसको मार दो। ये सामान्य घटना नहीं हो सकती है पंकज जी। अरे ये भाई तो आप एक चीज बताओ, लड़की एक किस्म लड़की का की बारात होलोकास्ट चढ़ी ही है हुई ये। है। अरे भाई लड़की की बारात चढ़ी हुई है, 50 गुंडे आते हैं, बोले एक एक मियाँ को मारो, इनको यहाँ से भगाओ। पुलिस वाले भी आते हैं, उनका साथ देते हैं। तो ये भी वैसी ही घटना है। एक के यहाँ शादी चल रही है, उसमें आके पुलिस वाले औरतों तक को लठ बजाते हैं, वो भी ऐसी घटना है। औरतों को वोट डालने रोकने के लिए पुलिस वाला दरोगा बंदूक लेके खड़ा हो जाता है, वो क्या कम घटना है? एक न्यूज़ 24 के नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट को जो संघी बटालियन है वो धक्का देके भगा देती है कैमरे के सामने। ये सभी वैसी घटना बहुत सामान्य है। देख, आपने उत्तर प्रदेश में वोट किसके लिए दिया था? चूड़ी टाइट करने के लिए। तो करवाओ। सही बात। विश्व दीपक, ये हमने वोट बताइए क्यों कि दिया? ये घटनाएं इतनी आम हो गई हैं और ये जो कल का वो है जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं पंकज जी की, जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, मीरापुर सीट में, सीसा मऊ में, हर जगह पुलिस ने बाकायदा रोका है मुस्लिम वोटर्स को, उनकी आईडी चेक की, जबकि चुनाव आयोग के सख्त आदेश था, निर्देश था कि आप किसी की वोटर आईडी चेक नहीं करेंगे। इसके बावजूद चेक की गई और बंदूक लहरा करके, रिवॉल्वर लहरा करके उनको रोकने की कोशिश की गई। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ है इसमें 50% भी वोट नहीं पहुंच पाया, 49 पॉइंट समथिंग है। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि आप क्योंकि फील्ड में बहुत सारा काम करते रहे हैं, कि ये अपने मन से तो पुलिस वाले नहीं करेंगे ना, ये मतलब किसी ने तो आदेश दिया होगा। देखिए, ऐसा है कि जो पंकज जी कह रहे थे उसी को थोड़ा सा मैं और थियराइज कर देता हूँ। और जी। एक एक टर्मिनोलॉजी है हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसको न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल, नहीं। न्यू नॉर्मल। तो हमारे लिए क्या होता है कि कुछ चीजें जब हम विकास के क्रम में क्या होती है, कुछ चीजें हमें सामान्य लगती हैं। जैसे कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें समाज में जब हम सीख देखते हैं कि औरतों को पीटा जाता है या माँ बहन की गाली दी जाती है, तो हमें वो नॉर्मल लगता है वो, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है। हम बड़े होते रहते हैं और हम सुनते हैं, हमें लगता है सब तो यही करते हैं। फिर जब हम थोड़ा आगे बड़े होते हैं और थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं, दिमाग खुलता है, तो लगता है नहीं, ये चीज जो हमारी हम मुझे नॉर्मल लगती थी, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, दलितों के साथ हम्म। खाना नहीं खाना है, उनको साथ में नहीं बिठाना है, उनको छूना नहीं है, पानी नहीं पीना है, ये चीजें बहुत लोगों हम्म। को नॉर्मल लगती थी। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। तो जो पंकज जी कह रहे हैं वो, उसको थोड़ा सा और हम पर्सपेक्टिव में थियराइज करें तो एक शब्द आता है और वो है न्यू नॉर्मल। ये सारी चीजें जो है वो हमारे न्यू नॉर्मल, जो हमारा सेंस है, जो हमारी चेतना है, वो उसका हिस्सा बन चुकी है। अब हमें ये चीजें परेशान नहीं करती हैं। और ये बात सही है कि अब बताइए, ये कितनी एक समाज के तौर पे कितनी शर्मनाक बात है कि किसी बच्ची का निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, उसके घर में घुस करके उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। और 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 वो जो बीजेपी का जो दबंग नेता है जिसको मारने गया था, वो हिंदू है। वो जो मारने गया वो हिंदू है, और जिसको मारा वो भी हिंदू है। लेकिन बात यहाँ पे वही है जो जो एक बहुत मशहूर शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे क्या कई मकान जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी ही ना है। तो वो हम्म। आग लगी है तो उसमें हमारे घर भी जलेंगे। वो कल को आपको कह दें कि आप मुसलमान हैं, आप कब तक, जब तक आप अपना आइडेंटिफिकेशन देंगे तब तक तो हमारा काम हो चुका होगा। वो बिल्कुल कल सही को बात। अगर आप, बिल्कुल, कल को अगर किसी दरोगा की आपके ऊपर निगाह खराब हो जाए किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, कल को वो आपके घर में बीफ का एक टुकड़ा फेंक दे या ना भी फेंके, लेकिन आपको
कोई मीट का टुकड़ा फेंक करके बोल दे कि आपके घर में बीफ पाया गया, बीफ का कारोबार करते हैं, तो आप जब तक सफाई देंगे तब तक तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये पुलिस स्टेट बन चुका है और ये बिल्कुल एकदम जिसको साफ शब्दों में गुंडई और लुच्चाई है। अब इसका इसका किया क्या जाए ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक रिस्पॉन्स जो है अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही कोई कामयाब होता दिख रहा है। देखिए, हो सकता है एक एक सीमा जब इसे आती होगी, क्या जन को समझ उम्मीद कर सकते। ये है कि चीजें हमारे लिए न्यू नॉर्मल अब हो चुकी हैं। याद करिए, हम लोग बड़े होते थे तो हमें सिखाया जाता था कि चींटियों को भी नहीं मारना है। याद करिए, मुझे वहां पे आटा डाल दो, चींटियां चली जाएंगी, मारना नहीं है, जीव करना पाप है। आज आप देखिए कि सरेआम लिंचिंग हुई है, उसको हम नॉर्मल मानते हैं, मानते ही नहीं, उसको जस्टिफिकेशन है हमारे पास। तो इस लेवल पे हम एक समाज के तौर पे कुंद हो चुके हैं। ये असली समस्या यहाँ पे है और ये सोशल इशू है। इसको मैं बहुत हैरान होता हूं कि जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं, जो विपक्ष में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पॉलिटिकल कोई इसका आंसर नहीं है। आप इसको पॉलिटिकली चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन समाज में, सोसाइटी में, कल्चरली आपके पास चैलेंज नहीं कर रहे तक आप उन नहीं करेंगे, तब तक आप पॉलिटिकली सक्सेसफुल नहीं होंगे। हो सकता है आप लेकिन उससे फर्क बड़ा नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि आवाज चीजें हो रही अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हैरानी होती है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष में काम करने वाली पार्टियां हैं, उसके आइडियोलॉग्स हैं, मुझे हैरानी होती है कि वो इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि ये मसला केवल पॉलिटिकल नहीं है। वो इसको पॉलिटिकल रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकली इसको चैलेंज करते हैं, इस थॉट को, ये जो कुछ हो रहा है समाज में। लेकिन वो मसला पॉलिटिकल नहीं है, मसला सोशल है, कल्चरल है, साइकोलॉजिकल है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो आपको उन स्फीयर्स में जाकर के जब तक आप नहीं लड़ेंगे, वहां चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक आपको ऐसी ही चीजें दिखाई पड़ेंगी। और हो सकता है आप 2-4 चुनाव जीत जाए, सीटें जीत जाए, आपके नंबर्स बढ़ जाए लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन उससे इवेंचुअली कुछ होने वाला नहीं है। सोसाइटी जिस डायरेक्शन में जा चुकी है, उसको सोसाइटी के बीच में जाके रोकना पड़ेगा आपको, और उसका कोई ऐसी व्यवस्था मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात आप देख लीजिए ना, ये जिस न्यू नॉर्मल की बात विश्व कर रहे हैं, ऐसा न्यू नॉर्मल तो मणिपुर में हो चुका है। बिल्कुल। हाँ, इस समय आप देखते हैं ना, मणिपुर में कुछ दिनों शांति रही, अचानक 10 दिन संबित पात्रा मणिपुर गए, सरकारी हेलीकॉप्टर में गए, असम गवर्नमेंट के। उस जिरीबाम में 2 बार गए जहां पर अभी हिंसा शुरू हुई, और वहां पर फिर से हिंसा फूट गई। अब आप देखिए, दोनों पक्ष अपना अपना वहां पर तर्क दे रहे हैं। 10 कुकीज मारे गए, ठीक है, उनको पुलिस ने बोला है आतंकवादी हैं, जबकि कुकी कम्युनिटी कह रही है कि ये तो गांव रक्षा समिति के लोग हैं, इनको पुलिस उठा के ले गई, मार दिया। और जब 6 लाशें नाबुल नदी में मिली, तो कुकीज कहते हैं कि ये तो प्रतिक्रिया है। अब आप मजेदार चीज देखिए कि वहां यहाँ पर जो विभाजनकारी तत्व हैं, अब उनका असली चेहरा वीरेंद्र सिंह के रूप में सामने आ रहा है। वीरेंद्र सिंह सीधे सीधे अब मेतेई के साथ खड़े हैं, और मेतेई का जो पूरा संगठन है, जो इस मेतेई वर्सेस कुकी आंदोलन का हेड है, और जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुकीज आउटसाइडर हैं और मेतेईज ही केवल स्थानीय निवासी हैं। उस आंदोलन को हेड करने वाला प्रमोद सिंह कौन है? प्रमोद सिंह गुजरात की प्रयोगशाला का उत्पाद है। प्रमोद सिंह ने 90s के आसपास बड़ोदरा की सयाजीराव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था फार्मेसी में, और उस समय वहां पर वो विद्यार्थी परिषद का नेता हुआ करता था। ये वो प्रमोद सिंह है जो अभी दिसंबर 22 की बात है, एक मंदिर पे कब्जे को लेकर सरेआम गोली चलाते हुए वीडियो में देखे गए थे, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो प्रमोद सिंह ये बात कह रहे हैं कि जो कुकीज हैं वो सभी आउटसाइडर हैं, वो बर्मा से आए हुए हैं, और हम सब लोग ही लोकल हैं। अब यदि हम
ब्रिटिश डायनेस्टी के 200 साल की बात करें या उससे पहले के काल की बात करें, तो बर्मा कब भारत का हिस्सा नहीं रहा है। श्याम देश, जावा, सुमात्रा तक तो समग्र भारत ही थे ना। औरंगजेब के काल में कहां तक था भारत की सीमा। बर्मा कब अलग हुआ है। और अभी तो जो गुजरात का पिछला चीफ मिनिस्टर था, उसका तो बर्थ प्लेस ही बर्मा था, म्यांमार। और आप हम्म एक चीज देखिए कि सबसे बड़ा उदाहरण, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, जो मोरांग में सबसे बड़ा स्मारक बना हुआ भारत की पहली आजादी का, आजाद हिंद फौज ने वहां पर जो तिरंगा लहराया था, और वहां पर एक शहीद स्तंभ है जिसके ऊपर मणिपुर से शहीद लोगों के नाम लिखे गए हैं। वहां 382 नाम लिखे हुए हैं। 382 में से 350 कुकीज ही हैं, मैतेई 22 ही हैं। झगड़ा तो वहीं से ये जो शुरू भी साढ़े हुआ तीन था। और ये जो है 350 लोग जो शहीद हुए हैं, हम्म वो इस देश के लिए, भारत के लिए शहीद हुए हैं। तो वो सब बाहरी हो गए। आज भी हम्म प्रमोद सिंह और वहां पर जो शुरुआत की झगड़े हुए, असम राइफल्स को ये नहीं हटाने देना चाह रहे थे, तो सीआरपीएफ को ये पसंद नहीं कर रहे थे। सीआरपीएफ को मेतेईस चाहते हैं और कुकीज नहीं चाहते हैं। और आज वही हो रहा। अब इन्होंने पूरी तरीके से सीआरपीएफ वहां भर दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अ, म्यांमार से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आए हैं। लेकिन वो शरणार्थी तो बगल में मिजोरम में उनकी बस्तियां हैं। ये सरकार जानती है कि पिछले 3 साल से 60 से 70 हजार लोग वहां पे रह रहे हैं। केंद्र ओके सरकार ने तो बाकायदा राज्य सरकार को पैसा दिया है उसके लिए। ओके लेकिन ओके वहां पर आप विभाजन को, मैतेई वर्सेस कुकी को धीरे धीरे हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करके इस स्तर हम्म पे अब आप ले आए हो कि जहां पर केवल खून ही खून दिख रहा है। अब आपने एक पक्ष को बाकायदा देशद्रोही, विदेशी बताना शुरू कर दिया। जो ये बंगाल में करते रहे, जो ये झारखंड में करते रहे कि शरणार्थी शरणार्थी शरणार्थी। अरे भाई, सही असम में क्या हर बांग्ला बोलने वाला बाहर से आया हुआ है। जो मियाँ आंदोलन अपर असम में हेमंता ने शुरू किया, ये अपर हम्म असम के लगे हुए हिस्से ही तो हैं, जिरीबाम वगैरह। हम्म तो बिल्कुल ये जो एक साजिश है पूरे देश को सांप्रदायिक स्तर पर काटने और बांटने की, इनकी नीति है मुंह में राम बगल में नाथूराम। तो ये जब कटेंगे बटेंगे बोलते हैं, इसका मतलब है कि खूब काटेंगे और खूब बांटेंगे। और यही है मिजोरम में करें। मिजोरम को इन्होंने जर्जर बना दिया है। और याद हम्म रखना, जहां कहीं भी लंबे समय तक अ, केंद्रीय बलों की उपस्थिति, कथित आतंकवादी या नक्सली के लोगों के नाम पर लोगों की हत्याएं ये होती हैं, वहां पर कोई ना कोई बड़ा मिनरल है जिसका कब्जा ये अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। इनकी मूल साजिश वहीं पर टिकी होती है। बिल्कुल सही बात है। विश्व दीपक, आप बता रहे थे कि वहीं से शुरुआत हुई है, वो जो मोनुमेंट की बात बता रहे थे पंकज जी, तो वो क्या है? असल में बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि क्या है कि मणिपुर कांग्रेस के लीडर्स इस समय दिल्ली में हैं। तो हम्म वहाँ के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात कर रहा था, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो हम्म मुझे ये बात पता चली, और आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का अपना दूसरा पार्ट 2 शुरू किया था, तो वो मणिपुर से ही किया था और उन इलाकों से किया था जो हिंसा प्रभावित इलाके थे। हिंसा तो देश प्रभावित का है। जो विपक्ष यस। का नेता है, लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है, उसके अंदर इतनी संवेदना है, वो इन इलाकों में जा रहा है जहां हिंसा से लोग मारे गए हैं। 60,000 लोग विस्थापित है, कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। खाना पीना उनको अपने घर छोड़ करके उनके सारे घर जला दिए गए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और 60,000 लोग कैंप में रह रहे हैं। तो मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात ये पता चली कि जिरीबाम वो इलाका है जहां पर बावजूद इस 18 महीने की हिंसा के फिर भी मैतेई और कुकीज आसपास रह रहे थे, या उनके जो कॉलोनीज है वहां पे उतना शार्प डिवीजन नहीं था। जिरीबाम हम्म वो इलाका है। तो आप कह सकते हैं कि यस। जिरीबाम वो इलाका है जहां पर हिंसा नहीं हुई थी, अब वहां पर भी शुरू हो गई संबित पात्रा जी के कदम पड़ते ही वहां पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिरीबाम 18 महीने की हिंसा में अभी तक वो अछूता रहा, और अब वो भी इसकी चपेट में आ गया।
इसका हाँ, मतलब ये है कि बात साफ है बिल्कुल कि वहां पर किसी एक कम्युनिटी के इरेडिकेशन की जो है सोच चल रही है, तभी तो देखिए एक एक कुकी इलाके जहां पर। इसमें थोड़ा सा संतुलित होना है कि मेरे ख्याल से देखिए यस। कुकीज इमिग्रेशन वहां से है, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉपी कल्टीवेशन भी है वहां पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनके अपनी एक मिलिशिया है कुकीज की, वो जिसको आर्मी की तरह वेल ट्रेन्ड आर्मी है उनकी, जिसपे वो जो काम करती है उनके लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि बीरेन सिंह एक मैतेई लीडर की तरह काम कर रहा है, ना कि स्टेट के चीफ के तौर पे, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे। उसने कोई कोशिश नहीं की है दोनों समुदायों को जोड़ने की, या उनके बीच को, उनके लोगों को ला करके, सिविल सोसाइटी के लोगों को बैठा करके बातचीत करने की। और वो जो हम्म स्मारक की बात कर रहे थे, वो याद करिए जहां से हिंसा भड़की थी, चंद्रचूड़पुर जो जिला है जहां पे, उसके ठीक हम्म आगे जाकर के वो हाँ स्मारक है वो। और हम्म क्या हुआ था कि जब याद करिए पिछले साल की घटना, कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेईस को भी एसटी का दर्जा दिया जाएगा, तो इसके हाँ विरोध में वहां पे एक कुंभ मोर्चा। ग्राउंड है बड़ा सा, वहां पे कुकीज ने एक मीटिंग की थी। उस हम्म मीटिंग में लोग बताते हैं कि उस मीटिंग में पहली दफा जहां पे बहुत सारे कुकीज इकट्ठा हुए थे, वहां किसी ने जाकर के ये उनसे कहा कि वो जो स्मारक है जिसको अभी बता रहे थे पंकज जी, उसको मैतेईस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया है। तो वहां पे फिर वो जाकर के वहां से वो लोग उठे, और वो जो आग अंदर से धधक रही थी, या जो अभी हिंसा भड़की नहीं थी, वो स्मारक को बहुत मतलब स्मारक उनके लिए बहुत महत्व रखता है, उनकी पहचान के लिए, उनकी हम्म अस्मिता से जुड़ा हुआ उसको मानते हैं वो। तो हम्म यहाँ से फिर उनके अंदर कुकीज ने अटैक करना शुरू किया, और इधर किसी ने मैतेईस को बताया कि कुकीज जो है अटैक कर रहे हैं, मैतेईस के गांव जला दिए गए हैं। तो इस तरीके से वहां हिंसा भड़की। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है स्मारक है, केवल भारत की आजादी के लिहाज से नहीं, कुकीज की जो उनकी जनजाति इतिहास है जो उनका, जिसके साथ वो अपने आप को जोड़ के देखते हैं, उसके लिहाज से हम्म। भी। चिन चिन इसका मतलब ये है कि कोई पीछे से चिन खेल कहते हैं रहा है। पीछे बिल्कुल। क्या कहते हैं पंकज जी? ना, वो पीछे से चिन 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 कहते हैं, अच्छा वो। अच्छा। हाँ हाँ। और ठीक अब है। आप देखिए कि हम मणिपुर को इस तरीके से जलने को देख रहे हैं। हम आंकड़ों पे यानी जो बेरोजगारी सही की समस्याओं पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए हम्म कि आज मैं उत्तराखंड के अखबारों में खबर देख रहा था कि पिथौरागढ़ सरीगा छोटे से शहर में हम्म टेरिटोरियल आर्मी की कुछ 131 पोस्ट पर भर्तियां होनी थी, क्योंकि ट्रेड की भर्तियां तो परमानेंट आर्मी वाली है, अग्निवीर वाली नहीं। 20,000 लोग वहां पहुंच गए उस हम्म छोटे से शहर में। यदि सभी होटल्स के सभी ऑक्यूपेसीज को सबको भर दिया जाए तो केवल 2,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। 20,000 बच्चे रातों में कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटे रहे। और जब भर्ती शुरू हुई तो वहां पे आर्मी वालों ने जब भीड़ देखी तो 400-400 लोगों को साथ में दौड़ाना शुरू किया। और बाहर अधीरता हुई, क्योंकि उसमें बड़ी लग रहा था कि शायद सही निर्णय नहीं हो रहे हैं इतने लोगों को दौड़ाने पे। वहां पे भगदड़ मची, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई बच्चों के हाथ पैर टूटे, कई अस्पताल में भर्ती हैं वहां पर। हम ये वही बेरोजगारी का सूरन है। जब आपको याद होगा बंबई में एयर इंडिया की बिल्डिंग के बाहर स्टेशन, हम्म आप एक पोस्ट एडवर्टीज करके देख लीजिए। आपके पास में इतनी एप्लीकेशन, इतने लोग आएंगे, ये है ना, इतनी बेचैनी है बेरोजगारी को लेकर। पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड करके, मध्य प्रदेश का भी एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि वहां पर हम्म पिछले 10 साल में जिन लोगों ने इंजीनियरिंग एग्जाम पास की, उसमें 10% बच्चों को भी नौकरी मिली नहीं मिली है। भोपाल में कंपनियों में जो स्पेशल लड़कियां हैं, जो बीई और बीटेक हैं, 8 और 10 हजार रुपये महीने पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही हैं, केवल इसलिए कि उनका जो लोन था, एजुकेशन लोन, उसकी किस्तें शुरू हो गई, उनके पिताजी नहीं भर सकते हैं। हम्म ये हमारी टेक्निकल स्किल्ड बच्चों की रोजगार की स्थिति है। और पहाड़ पे पिथौरागढ़ सीमावर्ती इलाका, नेपाल से लगा हुआ, और वो हम्म सेंसिटिव इलाका है। वहां पर जिस तरीके से यानी हमने गंवारों से तरीके की भर्ती की है, जब इंटरनेट व्हाट्सएप सबका युग है, आपको क्या लोगों को कुछ घंटे पहले इन्फॉर्म करके या कुछ दिनों पहले इन्फॉर्म करके किस्तों में नहीं बुला सकते थे?
जहां किस्तों में कर सकते थे वहां किस्तों में नहीं कर रहे हैं। पंकज जी सुनिए, आप यहाँ पर किस्तों में कर सकते थे तो किस्तों में नहीं कर रहे हैं। यूपी पीसीएस जैसा स्पेसिफिक और सब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम उसको वहां किस्तों में किस्तों करना में कर रहे चाहते हैं। थे। हाँ, वहां किस्तों में करना था। कुल मिला के मैं ये जो आपको भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके हैं, मिसमैनेजमेंट भ्रष्टाचार यही है और कुछ नहीं। नहीं, एक खबर हमारा और है क्या है कि हमारे हमारे जी। यंग जो बेरोजगार हैं, हम उनके लिए संवेदनहीन हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने लोग बेरोजगार बने उतने लोगों का मुफ्त का अनाज जाए। और चूंकि यूपी में तो 33% लोगों तक, बेनिफिशियरी तक माल पहुंच ही नहीं रहा, तो जितने 33% पे भी आंकड़ा रहता है फिक्स और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज बढ़ते जाते हैं, तो ये बजरंग दल, हनुमान दल, जितने ये लुच्चे लफंगों के गिरोह हैं, उनके लिए पर्याप्त पैसा उपजता रहेगा बिल्कुल और सही वही बात। वोटर है। आप देखिए गाजियाबाद शहर में कल 33% वोट पड़ा है। अब हाँ, पता बहुत नहीं, कम है। अब चुनाव जाओ थोड़ा 2-4% बढ़ा है, क्योंकि सभी जगह बढ़ा रहा है वो, उसकी आदत में शुमार है। झारखंड में भी बढ़ा दिए है वोट उसने, अभी 6%, 11%, महाराष्ट्र में भी बढ़ाएगा। तो जो ये वोट बढ़ाने की कला है, जब इसी से काम चल रहा है तो बेवजह मतदान लोगों को कराने की जरूरत नहीं है। जब अनाज खा के लोग 5 किलो जिंदा हैं, तो फिर रोजगार की बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। बातचीत तो मुझे लगता है किसी चीज की करने की नहीं है, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है उन्होंने। आप विश्व दीपक देखिए कि 10 साल पहले 2015 में कैबिनेट ने पास किया था बुलेट ट्रेन वाला। मोदी जी आए थे और मुख्यमंत्री काल से ही बुलेट ट्रेन चिल्ला रहे थे, लेकिन जब वो सत्ता में आए केंद्र में तो 2015 में कैबिनेट से पास हो गया। हर बार लगता रहा कि अब बुलेट ट्रेन आ रही है, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, मुंबई से अहमदाबाद वाली। लेकिन जो 10 साल गुजर गए लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है। अब ये खबर है, कल की खबर है, उसमें ये पता चल रहा है कि ये समझ गई ये सरकार की बुलेट ट्रेन ये जापान के साथ कोलेबोरेशन में नहीं बन पाएगी, तो अब वो नए ग्लोबल टेंडर डाल रही है, ग्लोबल टेंडर की तैयारी कर रही है, ताकि जो है अब 2027 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव उससे पहले तैयार हो जाए 2026 तक। ट्रेनों का क्या हाल है हमारे यहाँ आवागमन का? देखिए, किसी भी देश के विकास में सबसे अहम भूमिका होती है परिवहन तंत्र की। हम लोग पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान में, अपने सोशल साइंस की किताबों में। बच्चे थे तब नहीं समझते थे इसका महत्व। किसी भी देश में आवागमन के साधन कितने तेज हैं, इससे उसकी विकास को आप प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपातिक होती हैं दोनों चीजें। तो भारत में ट्रेनों का क्या हाल है, आवागमन की क्या साधन है, ये हम सबने अभी अभी देखा है। दीपावली में, छठ की पूजा में किस तरीके से भेड़, जानवर और बकरों की तरह आदमी भर भर के जाता है। कहीं सीट नहीं मिलती, कोई भी ट्रेन 8-8 घंटे, 9-9 घंटे। अब देखिए कोहरा आने वाला है, तो जो कैसे ट्रेनों का क्या हाल होगा, हमारे यहाँ का रेलवे का क्या हाल होगा। तो एक तो ये है कि जो है हमारे पास जो सुविधाएं हैं, वो इतनी अनियमित, जर्जर और खराब खस्ता हाल में है कि वो किसी भी फोर्थ ग्रेड के अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर हमारी इफिशियंसी उसको चलाने में। और ये हम एक तरफ ये हाल है। दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं कि क्यों जापान नहीं फंड कर रहा है इसको, या जापान क्यों आनाकानी दिखा रहा है। इसका असली कारण ये है कि जापानी लोग जो है बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी कंपनियों में रूल्स रेगुलेशंस वायलेट नहीं करते हैं। हुआ यह है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर के बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं। जापान, ये अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक जो ये बुलेट ट्रेन बन रही थी, इसमें बहुत सारे जगहों पे जमीन अधिग्रहण ठीक से नहीं हुआ है। कहीं पे हुआ है, कहीं पे मुआवजा मिला है, कहीं पे नहीं मिला है, कहीं पे ट्रैक बिछा है, कहीं पे नहीं बिछा है। इन सारी अनियमितताओं की वजह से जो जापानी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं इनकी डेडलाइन पे फंड करने की। ऐसा नहीं कि वो फंड से विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को, फंडिंग से फंडिंग कर रहे हैं अभी भी, वो आगे भी करेंगे। लेकिन इनकी डेडलाइन क्या है? चुनाव के पहले का जो जो इवेंट होता है, अगला 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 गुजरात का जो चुनाव होगा, किस पे जीतेंगे वो ये बता के जीतेंगे कि गुजरात में पहली देश की बुलेट ट्रेन हमने चलाई। तो इस वजह से जापानी लोग हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कुछ इसमें गड़बड़ी ना हो। ये एक उसका रीजन है। और इन्होंने जो है टेंडरिंग की है, टेंडर फ्लोट किए हैं, तो इनको कोई कोई मिल जाएगा, या क्या पता, हो सकता है कोई जैसा कि अंबानी ने किया, अनिल अंबानी ने कि हाँ, कि रफाल डील के पहले ही जो है 12 दिन पहले उसने कंपनी बना दी, डिफेंस में उतर गया वो। तो क्या पता कल को कोई अडानी ही उतर जाए मेट्रो बनाने, बोला मैं ही बनाऊंगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही बात। ठीक है पंकज जी, अब इसको खत्म किया जाए। सारी जो चर्चा हो चुकी है आज के अखबार की। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल भाई। ठीक है, थैंक यू।